तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना स्प्रेड ऑपरेटर का चल रहा था, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। प्लस उसके अलावा अपन देखेंगे एसिंक्रोनस सिंक्रोनस की क्या फंक्शनलिटी होती है, और फिर ये टॉपिक्स अगर कंप्लीट होते हैं तो फिर अपन आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर अपन बात करें अभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मतलब बेसिकली होता क्या है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है ना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्या करोगे, डिस्ट्रक्चर करोगे। अब अगर अपन बात करें कि अब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे तो क्या और कैसे करेंगे, है ना। तो अब क्या और कैसे करेंगे तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo1.html, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट को ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसमें अपने को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर। वेर में मैंने लिखा है एक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या, तो इसके अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लिया है, एफनेम। एफनेम में मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या, एंड्रयू। फिर अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है एलनेम। एलनेम में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंडरसन। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो एफनेम हो गया, एलनेम हो गया, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, एड्रेस। एड्रेस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, इंदौर। और फाइनली अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज। तो एज में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, 56, राइट। अब ये तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट देखना है। किसका कंसेप्ट देखना है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट अगर मुझे यहाँ पर देखना है तो अपन कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट के बारे में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपके पास में इस ऑब्जेक्ट में आ क्या रहा है, आपने यहाँ पर ओबीजे लिख दिया। अब अगर आपने यहाँ पर ओबीजे लिख दिया है तो यहाँ पर आपके पास में क्या देके रखा है, आपको ये ऑब्जेक्ट देके रखा हुआ है ना। ये ओबीजे आपने जो लिखा है तो वो ओबीजे के अंदर क्या देके रखा है, आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका एफ नेम है, एल नेम है, एड्रेस है, और आपको क्या देकर रखी हुई है, यहाँ पर एज देकर रखी हुई है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर सिंपली क्या मेंशन कर देंगे, एफ नेम। आपने पे मेंशन कर दिया है एल नेम, आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे एड्रेस, और आपने पे क्या मेंशन कर दिया है, एज। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एफ नेम की वैल्यू होगी वो उठकर किसमें आ जाएगी, आपके इस एफ नेम पर आ जाएगी। जो एल नेम की वैल्यू होगी उठकर एल नेम पर आ जाएगी। जो एड्रेस की वैल्यू होगी वो उठकर एड्रेस पर आ जाएगी। और जो एज की वैल्यू होगी वो उठकर कहाँ आ जाएगी, आपके एज पे। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या और कैसे, तो अब ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने सिंपली लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, फर्स्ट नेम। अपन यहाँ पर आए, मैंने प्लस किया और मैंने यहाँ पे आप क्या लिख दिया है, एफ नेम, राइट। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने पेस्ट पेस्ट और पेस्ट किया। मैंने लिखा एफ नेम, मैंने लिखा एल नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस। एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एज, ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैंने सिंपली लिखा है एज। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एड्रेस। यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे लास्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, एड्रेस लिखा, और आपने एज लिखा है, राइट। आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आप इसे रन कर देखेंगे। अपन आ जाते हैं यहाँ पे क्रोम पे, देखेंगे आउटपुट जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बीआर लगा देता हूँ, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएगी। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पे बीआर एंड अगेन बीआर, राइट। और यहाँ पे भी अपन लगा ही देते हैं एक बार बीआर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बीआर मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और आपको यहाँ पर एज देखने को मिल रही है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर अपन सीक्वेंस आगे पीछे कर दे, है ना, सीक्वेंस आगे पीछे कर दे मतलब कैसा, तो सीक्वेंस आगे पीछे कर दे मतलब सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, लाइक आपने बोला कि ये जो लिखा हुआ है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, मैंने इसे कमेंट किया यहाँ पे, और कमेंट करने के बाद में अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से एल नेम हटा दिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले एज लिख दी। एज लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर एल नेम लिख दिया, मतलब मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। मैंने पहले एज कर दिया, फिर एफ नेम, फिर एड्रेस और फिर एल नेम कर दिया। अब उस केस में अगर अपन बात करें उसको प्रिंट करवाने की, अगर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे उसमें सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको आपका आउटपुट वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है वो करेगा क्या, तो वो इस ऑब्जेक्ट में से जो भी रिस्पेक्टिव की है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसी में रखेगा जो वेरिएबल इधर मैच करेगा। अगर आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि सर अगर हम यहाँ पर एफ नेम की जगह ऐसा लिख देते फर्स्ट नेम,
तो मैंने एज की जगह एज के साथ में क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ नेम की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट नेम। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला तो आप इंस्पेक्ट पर जाकर देखिए, इंस्पेक्ट पे आपको कुछ एरर देगा। आप कंसोल पर आए, कंसोल पर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेफरेंस एरर, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। एफ नेम यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है कि आप उसकी वैल्यू रखना चाह रहे हो यहाँ पर, है ना। या ऐसा बोलेंगे अपन, या एक काम करो ऐसा, इसको हटाओ यहाँ से। मैंने इसको सेव किया, हटाया। अब यहाँ पर आकर मैंने एक बार फिर से रिफ्रेश किया इससे, तब देखो ये यहाँ पर ये ऐसा आया। वो उस केस में ऐसा हो रहा था कि एफ नेम अपने नीचे लिख के रखा हुआ था, है ना, तो वो एफ नेम इज रेफरेंस एरर दे दिया। लेकिन अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या मिला उसको, लास्ट नेम मिला, एड्रेस मिला और एज मिला। यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, या फिर आपको फर्स्ट नेम मिला ही नहीं। या अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि आप यहाँ पर FIRST फर्स्ट नेम ऐसा आप लिख रहे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, अनडिफाइंड। क्लियर है। तो वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास में की रहेगी, है ना, तो उस की वैल्यू वो उसी वेरिएबल में उसी में रखेगा जो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अब अगर अपन बात करें कि वैसे तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल अगर अपन फिर भी बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने इन सबको यहाँ पे कमेंट किया कि अब मेरे पास में उस ऑब्जेक्ट में जितनी चीजें हैं, तो क्या ये मैंडेटरी है कि मेरे को सबको ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर मेरे को सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड्स ही अगर चाहिए थी तो फिर उस केस में, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को एज और लास्ट नेम ही चाहिए, तो फिर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप सिंपली लिख देंगे एज, और यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर एज। अब यहाँ पर एज मेंशन करने से होगा क्या, तो एज मेंशन करने से ये होगा कि ओबीजे के अंदर से जो एज होगा, जो एल नेम होगा, उसकी वैल्यू ही उठकर यहाँ पर आएगी, और वो एज और एल नेम को आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर तो क्लियर है आप सभी को। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है ना, तो ठीक है, चलते अपन इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए तो एज और लास्ट में हो गया क्या, हाँ किसी से भी बना सकते हो आप, वेर लिखो, कॉन्स लिखो, लेट लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हमको कोई नया वैल्यू, नई की और वैल्यू अगर मुझे कुछ ऐड करना है ना, नया डेटा ऐड करना है, तो उस केस में क्या, तो उस केस की अगर अपन बात करें तो बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, और सैलरी में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे ऐसा कुछ। अगर अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर हम कॉलन लगा कर लिखे तो कॉलन लगाकर वो एरर देगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, इक्वल्स टू लगाकर। अब इक्वल्स टू लगाकर लिखना रहेगा तो चलो ठीक है, तो आपने लिख लिया। अब लेकिन इसमें एक क्रॉस चेक में ये आपको करवाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के रखा है, लाइक आपने बोला obj.age, ठीक है, तो ये obj.age भी आपके प्रिंट होना चाहिए और आपकी एज भी प्रिंट होना चाहिए। और अब अगर अपन बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी भी प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो ऐसे सैलरी भी प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं अब इसको ऐसा प्रिंट करवाना चाहूँ कि क्या मैं obj.sally सैलरी लिखता हूँ तो क्या ये सैलरी प्रिंट होगी क्या, क्वेश्चन समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि ओबीजे है, तो मैं ओबीजे से एज को तो प्रिंट करवा सकता हूँ ऑब्जेक्ट से, इसके अंदर जो भी आपके पास में की है तो उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। आपने बोला कि सैलरी, तो मैंने सैलरी को अलग से तो प्रिंट करवा दिया, तो अब क्या मैंने अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ओबीजे से मैं obj.salary करके उसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ क्या। मैंने उसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब आप देखो एज तो आपको वो obj.age से मिल गई, ये एज से ये मिल गया, लास्ट नेम मिल गया, सैलरी आपने इंडिविजुअल प्रिंट करवाया है, मतलब सिंपली वहां पे सिर्फ आपने सैलरी लिख दिया तो प्रिंट हो गई है। लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सैलरी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई है, मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसलिए प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो सैलरी थी ही नहीं, और यहाँ आप ऐसे भी कर क्या रहे हो, उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, है ना, मतलब आप उसको ब्रेक कर रहे हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट में से चीजों को निकाल के यहाँ पे रख रहे हो। अब यहाँ पर अगर रखे हुए में अगर आपके पास में सैलरी भी रखी हुई अगर आपको मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑब्जेक्ट की ही कंसिडर होगी,
तो जिसकी वजह से वो आपको यहाँ पर क्या देगा, अनडिफाइंड देने का काम करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? वही अगर अपन बात करें, इसके अलावा पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम यहाँ पे नाम वगैरह को चेंज कर सकते हैं? नाम वगैरह चेंज मतलब कैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे आपके पास में था एफ नेम, फिर था आपके पास में एल नेम, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस के बाद में फिर आपने क्या लिख के रखा है यहाँ पर एज, राइट? आपने ऐसा तो लिख दिया। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, सबसे पहले तो आपके पास में एफ नेम था, एल नेम था, एल नेम के बाद में फिर आपके पास में एड्रेस था, और एड्रेस के बाद में फिर आपके पास में क्या है यहाँ पर एज। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है एज, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस का लास्ट नेम, और यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, राइट? अब आप यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, एड्रेस लिखा, मैंने एज लिखा, एफ नेम, एल नेम, एड्रेस और एज, राइट? अब मैंने बोला अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इस एफ नेम को मैंने क्या लिख लिया है, इस एफ नेम को मैंने लिख लिया है फर्स्ट नेम, एल नेम को मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पे लास्ट नेम, एड्रेस को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एड्रेस, और एज को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ऐसा एज। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है एफ आई आर एस ई फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट नेम, ठीक है? एड्रेस की अगर अपन बात करें तो एड्रेस में आपने लिख लिया एड्रेस, और एज की अगर अपन बात करें तो आपने एज में लिख लिया यहाँ पर एज। क्लियर है? अगर अपन बात करें होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसको रन कर देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और एज। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल कर इस एफ नेम में रखोगे, है ना, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ये फर्स्ट नेम। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर अगर अपन इसको वाइस वर्सा कर दे तो, वाइस वर्सा मतलब कैसा कि अगर आप यहाँ से फर्स्ट नेम हटा दो और अगर आपने यहाँ पर एफ नेम लिख दिया, और अब उस केस में क्या होगा, ये चलेगा क्या? आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो ये फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट नेम यहाँ पर डिफाइंड नहीं किया गया। हाँ मतलब ये एफ नेम डिफाइन ही नहीं हुआ ना यहाँ पर, नहीं मतलब पहले जो आपने किया था, ये इसके पहले जो अपन ने करा था वो ये हो रहा था कि आपने यहाँ पर ओबीजे रखा, ओबीजे की वैल्यू आपकी एफ नेम में जा रही थी, और उस एफ नेम को आपने एक नाम दे दिया, और वो नाम को आपने नीचे प्रिंट करवा दिया। अब ये ऐसा हो रहा था कि अगर आपने पहले फर्स्ट नेम लिख दिया, अब फर्स्ट नेम अगर आपने पहले लिख दिया है ना, तो अब वो फर्स्ट नेम तो कुछ था ही नहीं ना, वो कंसिडर क्या होगा, वो कुछ कंसिडर ही नहीं हो रहा था, और कुछ कंसिडर ही नहीं हो रहा था, तो उसने आपको यहाँ पर ये रेफरेंस एरर दे दी थी यहाँ पर, है ना, लाइन नंबर 29 पे, 29 पे उसने फर्स्ट नेम में उसने रेफरेंस एरर दे दी थी, वो फर्स्ट नेम आया कहाँ से, है ना, रेफर कहाँ से हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको लेकर रखा हुआ है। ये क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, इसी में अगर अपन थोड़े से और वेरिएशंस देखें अगर, है ना, तो अगर और वेरिएशंस अगर मुझे इसी में देखना है तो अपन कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ से हटा दी, है ना, अपन वापस आ जाते हैं वही पुराने वाले उस पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको अनकमेंट किया, अपन आते हैं यहाँ पर, ये दिक्कत क्या दे रहा है यहाँ पर, एफ नेम, एल नेम, एड्रेस और एज, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, राइट? अब अगर अपन बात करें अब करना क्या था, तो ध्यान से देखना इधर, ये जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे इसको करा कट, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, माय फन, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो रिटर्न में मैंने लिख दिया ओबीजे। अब ये ओबीजे के अंदर आएगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ओबीजे। समझ में आया? मैंने फंक्शन बनाया मायफन नाम से,
और उस माइफन नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर फाइनली मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया ओबीजे, जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट था उसको मैंने ऐसे रिटर्न करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आकर करूंगा क्या, तो यहाँ पर मेरे को सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, माइफन। यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन की कॉलिंग होगी, वो फंक्शन वहां से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उस ऑब्जेक्ट में से एफ नेम, एल नेम, एड्रेस और एज यहाँ पे निकलेगा और उसको फिर अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। क्लियर हुआ क्या? तो अपन ने यहाँ पर करा क्या है, अपन ने सिंपली बस ये करा है कि यहाँ पर मैंने माइफन बोले तो फंक्शन को कॉल किया है और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देने का काम कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है वो ऑब्जेक्ट मेरा ये है। तो ऊपर से जब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करके उसके अंदर जो भी मेरे पास में वैल्यूज रहेंगी वो मैं अपने मेल नेम, एड्रेस और एज में सेट कर पाऊंगा और उसको फिर यहाँ पर प्रिंट करवाने का काम करूंगा। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें, मैंने इसको सेव किया, कुछ वैल्यू चेंज करके देख लेते, वही वही वैल्यू आ रही है इस पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैसा भी आप कर सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर वेरिएबल में भी आप रखोगे तो आएगा तो ऑब्जेक्ट ही, और फिर वो वेरिएबल को वहां रख दोगे तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू वहां से निकल के वहां पहुंच जाएगी। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर, ऐसे रन किया, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। हाँ, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, तो आपको क्या लिखना रहेगा, एफ नेम। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया है कि इसमें करा क्या था, है ना। इसमें अगर अपन कुछ चेंज कर कर देखें, है ना, मतलब कुछ वेरिएशन ही अगर अपन देखें और, है ना, तो अब और वेरिएशन में अपन क्या देख सकते हैं। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे सेव एज करता हूँ। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ये सभी ने आपने देख लिया होगा, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये जो एड्रेस दे के रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से इसे कट किया और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेट। स्टेट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर MADHYAPRADESH मध्य प्रदेश, राइट। मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख दिया और साथ ही में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंट्री, और कंट्री में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने स्टेट लिख दिया और मैंने यहाँ पे कंट्री लिख दिया। अब अगर अपन बात करें कि अभी मैंने ऐसा लिख तो दिया, है ना, अब इससे मेरे को मिलेगा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, माइफन की कॉलिंग करी मैंने, है ना। अब ये माइफन करेगा क्या, तो ये माइफन मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब ये अगर मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एफ नेम, एल नेम, एड्रेस, स्टेट और कंट्री, ये भी सारी चीजें देगा। तो अभी जैसा मैंने लिखा है उसको ही वैसा मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो आप पहले ये देखो कि आपको मिलेगा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे करा यहाँ पर क्या 3, मैंने इसे यहाँ पर रन करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है, ऐसा कुछ मिल गया, पीटर पार्कर, और एड्रेस में आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्योंकि आपने वहां से रिटर्न भी क्या करवाया है, एड्रेस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है। अब आपको तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू प्रिंट करवाना है। अब अगर आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और अब आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेट। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा एड्रेस डॉट स्टेट, और फाइनली फिर आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, और यहाँ पर फिर आपको लिखना रहेगा क्या, स्टेट की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंट्री। और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया COUNTRY कंट्री। अब देखेंगे यहाँ पर स्टेट, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर, कंट्री। सेम वही कंसेप्ट लगेगा फिर आपको, सॉरी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका एड्रेस आया। अब आपने यहाँ पे क्या करवाया था कि वो फंक्शन में जो आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, तो एफ नेम, एल नेम तो आ गया, लेकिन जो एड्रेस है उस एड्रेस ने क्या रिटर्न कर दिया आपको, तो उस एड्रेस ने आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट वैसा प्रिंट होते हुए आपको देखने को मिला। अब वो जो रिटर्न हुआ है वो डिफॉल्ट हुआ है ना, डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन था। तो आपने याद हो तो एक बार टू स्ट्रिंग नाम की मेथड भी पढ़ी थी, अगर अपन उसका यूज करके अगर करने की कोशिश करें तो फिर उससे कैसा क्या आउटपुट मिलेगा, तो वो भी अपन देख लेते। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है क्या। अपन वो वेरिएशन भी देखते हैं यहाँ पर। तो उस वेरिएशन के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 4। अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना यहाँ पर मैं करूंगा क्या। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में जो कंट्री देके रखा हुआ है, इसके बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लिया है, टू स्ट्रिंग।
ऐसे लिखते ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप डायरेक्टली लिखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग नाम की मेथड कॉल हो जाएगी। और अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। अब रिटर्न में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, स्टेट प्लस प्लस यहाँ पे स्पेस दिया और मैंने लिख दिया कंट्री। अपन ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? एक बार इसको सेव करते हैं अपन, और सेव करके अपन उसको चला कर देखते हैं एक बार ऐसे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसे डेमो 4 तो यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसके बाद की चीजें तो आई नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एड्रेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। अपन आते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करते, इंस्पेक्ट करके चीजों में मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दिक्कत मिल रही है। और वो क्या बोल रहा है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पर स्टेट डिफाइन नहीं है ना। अब स्टेट इज नॉट डिफाइंड ऐसा आ गया, तो फिर उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, दिस डॉट कंट्री। तो उसने यहाँ पर दिक्कत कहाँ दी थी, उसने आपको दिक्कत दी थी यहाँ पे लाइन नंबर 11 और 23 पर, है ना। मतलब एक 11 पे दिया था और आपको 23 नंबर की उस पर दिक्कत दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा है, तो यहाँ पर आपने दिस डॉट स्टेट दिस डॉट कंट्री लिखा है। अब अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया, कुछ इस तरीके से मिल गया। क्योंकि आपको एक चीज मैंने बताई थी ना उस टाइम पे कि जो टू स्ट्रिंग होता है, अगर आपने नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट अगर आप उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसा लिखा हुआ दे देगा, वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अब तो आपने क्या कर दिया है, टू स्ट्रिंग लिख दिया है ना, तो वो आपने क्या करा है, उसका जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है उसको हटाकर आपने अपना स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि अब अगर वो वहां से ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न भी होता है और अगर आप उसको प्रिंट भी करवाते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो माइफन में से जो एफ नेम की वैल्यू उठ कर गई, एल नेम की वैल्यू उठ कर गई, और जब एड्रेस में ऑब्जेक्ट है अगर वो उठ कर जाएगा तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन आपने अब यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख दिया, तो अब आप यहाँ पे जो लिखेंगे तो वो आपका डिफॉल्ट मतलब आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसमें अगर आपने स्टेट और डायरेक्टली कंट्री लिखा था तो वो क्या बोलेगा कि वो रेफरेंस एरर आ गया था कि उसको मिल ही नहीं रहा था कि वो स्टेट क्या है। तो अब आपको ये बताना है उसके अंदर कि जो मैं स्टेट और कंट्री की बात कर रहा हूँ वो करंट ऑब्जेक्ट का स्टेट और करंट ऑब्जेक्ट की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो करंट ऑब्जेक्ट का स्टेट करंट ऑब्जेक्ट की कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने दिस डॉट स्टेट और दिस डॉट कंट्री लिखा है, तो उसने मध्य प्रदेश और इंडिया को कनेक्ट करके आपको रिटर्न कर दे दिया। और अगर आप एक्सप्लिसिटली भी यहाँ पर उसको प्रिंट करवाना चाहते हो कैसा कि जो एड्रेस में आया है एड्रेस डॉट स्टेट एड्रेस डॉट ये, तो आप देखेंगे वहां पर आपको मध्य प्रदेश और इंडिया अभी भी देखने को मिल ही जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। जिसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो कंसेप्ट देख रहे हो वो आपके ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट देख रहे हो। और ये ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के कंसेप्ट में मैंने आपको अलग अलग वेरिएशन बताया है ना, कि कैसे आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर है उसके डेटा को कैसे सेट करोगे, कुछ एडिशनल ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, जो अपन ने सैलरी वाला देखा था पहले एग्जांपल में। फिर उसके बाद में अगर आपने जो सेट करवाया उसका नाम बदलना है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर पहले ही नाम बदल दोगे तो वो दिक्कत देगा, है ना। तो फिर आप यहाँ पे बाद में नाम कैसे बदलोगे तो वो हमने देखा। फिर अगर मेरे पास में फंक्शन है तो वो फंक्शन कैसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा हमने वो देखा। फिर हमने ये देखा कि अगर वो फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ अगर वेरिएशन करा कि जो की है उस की के अंदर भी ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा वैल्यू आ रही है तो उसको आप कैसे डिट्राइव करोगे, तो हमने वो देखा। फिर उसमें ये देखा कि वो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा था, तो हमने टू स्ट्रिंग नाम की मेथड ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो हमने टू स्ट्रिंग नाम की मेथड उसमें लगा दी। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपने जो कंसेप्ट देखा है वो किसका कंसेप्ट देखा है, यहाँ पर आपने आपका ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट देखा है। अब इसी में आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आया होगा कि चलो ठीक है ये तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग है, तो क्या इसी के जैसे, है ना, एरे डीस्ट्रक्चरिंग भी होता होगा क्या? जब आप ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल कर अगर रख सकते हो तो हमारे पास में तो एरे भी तो होता है, एरे में से भी तो वैल्यू निकाल के मैं कहीं ना कहीं रख सकता हूँ, तो क्या वैसा हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं यहाँ पर, उसके लिए एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डेमो 5 पर, बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने ये सारी चीजें तो यहाँ से हटा दी। और ये सब कुछ हटाने के बाद में अगर अपन बात करें अपन अब करेंगे क्या, अब ये सब हटाने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली लिखा वेर, मैंने लिखा ARR, और ARR के अंदर अपन क्या करेंगे, तो ARR के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है एंड्रयू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है एंडरसन, राइट। मैंने एरे लिखा, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा वेर, वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो वेर में मैंने यहाँ पे लिख लिया है एफ नेम, कॉमा करके मैंने क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पर एल नेम, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख लिया ARR।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कोशिश करूँ कि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है br, और br के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट नेम। मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या एफ नेम, और मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। और अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब मुझे यहाँ पे लास्ट नेम में क्या मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या एल नेम। मैंने हमसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने 5 लिखा, आपने इसे रन किया, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एंड्रू एंडरसन प्रिंट होते हुए देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, ये तो चलो ठीक है, आपने ऐसा प्रिंट करवा दिया कि आपके पास में एरे था, है ना, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज भी अपन कर सकते हैं। अगर अपन इसमें वेरिएशन की अगर बात करें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लाइक आपने देखा कि ये जो आपके पास में एरे था, इस एरे को आपने यहाँ से कट कर दिया और इस एरे को आपने यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली भी रख दिया। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एरे डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। अब अगर अपन बात करें, अब ये तो आपने ऐसा देखा कि आपके पास में यहाँ पर एरे था, और इस एरे में से आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो कि एंड्रू निकाला, एफ नेम में रखा, एंडरसन निकाला, एल नेम में रखा, और एफ नेम और एल नेम को आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी कि इस एरे में मेरे पास में 2 ही वैल्यू हो। अगर इस एरे में मेरे पास में 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा वैल्यू हुई तो उस केस में अपन क्या करेंगे। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कमेंट किया। और अब अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि एंड्रू एंडरसन, पीटर पार्कर, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैथ्यू, अब ये सब कुछ ऐसा देके रखा हुआ है, मैंने इसको सेव किया, प्रिंट करवाऊंगा तो वो एंड्रू एंडरसन ही प्रिंट हो रहा है। तो फिर बाकी के जो नाम है उसका क्या, उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। तो फिर अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और मैंने डॉट 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 और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। लेकिन इसको यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं बोलते, इसको यहाँ पे बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर। आप उसको यूज कहाँ कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा। स्प्रेड ऑपरेटर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर आप लिखते हैं तो कंसिडर होगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था ना, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर ही मैंने लिख के दिखाया था आपको कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट 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 करके लिख के दिखाया था, या राइट हैंड साइड में मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट 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 करके लिख के दिखाया था। और वो मैंने आपको बोला था कि वहां पे वो क्या क्रिएट कर रहा है, उसका डिक्टो क्लोन क्रिएट कर रहा है ना, उसकी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इस सिचुएशन में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट नेम है ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है, ये आपका रेस्ट पैरामीटर है। ठीक है। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, हियर नेम इज अ रेस्ट पैरामीटर। नाम से समझ में आ रहा है ना, रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट मतलब बचे हुए, है ना। तो बचे हुए मतलब क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया, आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया है नेम्स, और नेम्स के बारे में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे नेम को। तो जितने भी बच्चे कुछ नेम होंगे वो उस नेम में आ जाएंगे, और वो बचे हुए नेम यहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक को प्रिंट करा के बाकी में अगर लगा दें, हाँ, तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी और बाकी के सारे नाम उसमें आ जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पर मैंने एफ नेम लिखा, यहाँ से मैंने एल नेम हटा दिया और अब मैं यहाँ पर एल नेम लगा देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा। अब देखो यहीं पे आपको एरर दिखा रहा है, ये सिंपल सी बात है ना। अब आप खुद सोचे कि वो ये कैसे कंसिडर करेगा कि आखिरी में एक को छोड़ के बचे हुए को सबको इसमें रखना है। रेस्ट मतलब क्या, बचे हुए, तो वो उसको कैसे कंसिडर करेगा कि यार सबको रखना है, आखिरी में छोड़ना है ना, या आखिरी में वेरिएबल रखना है। अब क्योंकि अगर ये कंडीशन पे अगर वो एरर नहीं देता तो एक और प्रॉब्लम अराइज होती, और वो प्रॉब्लम ये अराइज होती कि अगर किसी ने 2 रेस्ट पैरामीटर अगर लिख दिए होते तो कितनी वैल्यू पहले रेस्ट पैरामीटर में जाती है और कितनी वैल्यू दूसरे रेस्ट पैरामीटर में जाती है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है आपके सामने। तो ये प्रॉब्लम ही है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको बीच में लिख ही नहीं सकते। तो ये आप देखो ना, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाने भी जाओगे तो भी वो एरर ही दे रहा है कि रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी द लास्ट एलिमेंट, है ना। आप अगर देखिए एरर में, है ना, वो आपको दे रहा है सिंटैक्स एरर, लिखा ही गलत है आपने, है ना।
लिखा ही गलत है आपने। और क्या बोल रहा है, रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट एलिमेंट, वो लास्ट एलिमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लास्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाएंगे कि वो कैसे कंसिडर करेगा कि कितने आखिरी में वेरिएबल छोड़ना है। फिर अगर आपने एक से ज्यादा अगर रेस्ट पैरामीटर लगा दिए तो वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि कितनी वैल्यूज कौन से रेस्ट पैरामीटर में रखना है और कितनी कौन से उसमें रखना है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि उसने ये फिक्स ही कर दिया है, स्टैंडर्ड ही कर दिया है कि वो हमेशा आखिरी में ही आएगा। और आखिरी में आएगा तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि एक बार में एक ही रेस्ट पैरामीटर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? क्या हाँ लगा सकते हैं ना कि अगर आपने यहाँ से इन सबको हटा दिया, आपने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर लगा दिया, अब यहाँ पर आए आप प्रिंट करवाओगे तो अब यहाँ पर अपने को ये हटाना पड़ेगा। तो ये अपन प्रिंट करवा रहे हैं ना, आ जाएगा सब कुछ एक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसके कंसेप्ट आते हैं, ये 6 स्टैंडर्ड के लिए है ना। रेस्ट पैरामीटर हो गया है ना, रेस्ट पैरामीटर के साथ में स्प्रेड ऑपरेटर आपका हो गया है ना। फिर आपने लेट और कॉन्स्ट जो देखा था वो हो गया है ना। ये सब आपके ES 6 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट कंसीडर होते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैंने आपको बोला था कि अगर अपन बात करें आज के सेशन में अपन और क्या कवर करने वाले हैं, तो आज के सेशन में जो एक और टॉपिक है आपका वो है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी है ना। बोले तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, राइट। अब एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने आपको पहले कभी इसका एग्जांपल बताया हो है ना। लाइक अगर मैं बात करूं कि एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है ना, और अब एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है और बाहर नोटिस बोर्ड लगा है और वो नोटिस बोर्ड को पढ़ने में 1 मिनट लगता है। अब अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट वो नोटिस बोर्ड पे से नोटिस पढ़ेगा और घर जाएगा, तो ऐसे अगर 50 स्टूडेंट्स है तो कितनी देर लगेगी, यहाँ पे 50 मिनट्स लगेंगे कि वो नोटिस बोर्ड की नोटिस को पूरी क्लास में सर्कुलेट होने के लिए। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर अब उस केस में सबसे सही तरीका क्या है, क्या इकट्ठे सारे बच्चे एक ही साथ एक ही भीड़ में जाकर वहां पे खड़े होकर 1 मिनट में पूरा नोटिस पढ़ ले, और वो पूरा नोटिस पढ़ने के बाद में सीधे एक साथ ही वो सारे घर चले जाए, तो मेरे कितने मिनट सेव हो जाएंगे, यहाँ पर 49 मिनट्स सेव हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप भी प्रोग्रामिंग में क्या चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं क्या कि आपका टास्क परफॉर्म होते रहे, एप्लीकेशन लैग करते रहे, धीरे धीरे लोड हो, नहीं, आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन इंस्टेंटली लोड हो जाए। बाकी की फंक्शनलिटी अंदर ही अंदर लोड हो रही है, होने दो, बट मेरे को तो यहाँ पे लोड होते हुए मेरी एप्लीकेशन दिख गई है ना। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ और वो एप्लीकेशन अपना काम अंदर ही अंदर चालू कर रही है या कर रही है, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पर अगर अपन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करें, तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या बोलती है, 1 बाय 1, मतलब एक के बाद एक, कि अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं तो पहले पहला फंक्शन का रिस्पांस आएगा, तभी फिर दूसरे का रिस्पांस आएगा, मतलब दूसरा फंक्शन कॉल होगा, और जब उसका रिस्पांस आएगा तभी तीसरा फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। अगर ऐसा आपको अगर देखना है यहाँ पे, तो वो कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे अपन उस कंसेप्ट को, तो मैंने यहाँ पे करा डेमो 6 के बाद में अपन ने ये सारी चीजें हटा दी। अपन आते हैं यहाँ सिंक्रोनस है ना, जब मैंने सिंपली लिखा सिंक्रोनस एग्जांपल। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या और कैसे, तो मैंने सिंपली लिखा console.log, और console.log में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा बिफोर एग्जीक्यूशन। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आफ्टर एग्जीक्यूशन, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पर है ना, बिफोर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन। अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है शो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर डिस्प्ले, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ड्रॉ। क्लियर है क्या यहाँ तक? अपन अब आए यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, शो। शो में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है console.log है ना, आप document.write भी लिख सकते हो, मैं console.log लिख रहा हूँ है ना। अपन यहाँ पर आए console.log, और console.log के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर क्या, शो मेथड पॉइंट। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट कर दिया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिख लिया है क्या, डिस्प्ले। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने लिख लिया है डिस्प्ले मेथड कॉल, और फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे ड्रॉ। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ मेथड कॉल, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में ये मैंने 5 लिखा था, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने 5 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर 6। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटपुट मिला तो सही, लेकिन वो कंसोल पे, क्योंकि आपने console.log लिख के रखा था,
तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ मिला है, बिफोर एग्जीक्यूशन, उसके बाद में ही आपका शो मेथड कॉल चला है, फिर ही डिस्प्ले मेथड कॉल चली है, फिर ही ड्रॉ मेथड कॉल चली है, और फिर ही उसके बाद में आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिला है। ये क्या है, तो ये सिंपली आपका सिंक्रोनस है कि जब शो चलेगा उसके बाद ही डिस्प्ले चलेगा, जब डिस्प्ले खत्म होगा उसके बाद ही यहाँ पर आपका ड्रॉ कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो असिंक्रोनस हो जाएगा ना, अभी तो अपन यहाँ पे सिंक्रोनस देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सिंक्रोनस की फंक्शनलिटी हो गई। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, या फिर अगर आप ऐसा बोले कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बीच में से किसी फंक्शन को कॉल कर दे, लाइक कि आपने यहाँ से डिस्प्ले को कॉल किया, और डिस्प्ले को कॉल करने के बाद में मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, तो मैंने व्यू को यहाँ से कॉल कर दिया। अब मैंने अगर व्यू को यहाँ से कॉल कर दिया तो उस केस में होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है फंक्शन, और फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, व्यू, और व्यू की केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे व्यू मेथड कॉल। याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, कि अगर आप सेम स्क्रिप्ट के अंदर डील कर रहे हो, और अगर आपकी कॉलिंग पहले हो गई हो, और अगर आपको डेफिनेशन पार्ट बाद में मिल रहा है, तो ये कंसिडर हो जाएगा सेम स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर वो यही बोलेगा कि पहले डेफिनेशन ही आना चाहिए, बाद में ही उसकी कॉलिंग होना चाहिए। तो फिर ऐसा सेम स्क्रिप्ट में क्यों पॉसिबल होगा, तो ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ होस्टिंग, है ना। ये इंटरप्रेटर की एक एक्शन होती है, इट इज सिंपली एन इंटरप्रेटर एक्शन, है ना, जो कि क्या करता है कि अगर सेम स्क्रिप्ट के अंदर पहले कॉलिंग कर दी है, बाद में डेफिनेशन पार्ट अगर आप दे रहे हो, तो वो डेफिनेशन पार्ट को ऊपर कंसीडर कर लेगा, और कॉलिंग को फिर उसके बाद में वो कंसीडर करता है। क्लियर है? तो अब अगर अपन बात करें अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो इस केस में भी ये आपका सिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी को ही फॉलो करेगा कि आपने यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल किया है तो वो डिस्प्ले के पास ही जाएगा। लेकिन डिस्प्ले ने अगर यहाँ से व्यू को कॉल कर दिया है तो फिर वो व्यू के पास में जाएगा, व्यू मेथड कॉल प्रिंट होगी, फिर कंट्रोल वापस से ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में डिस्प्ले मेथड कॉल प्रिंट होगा, और उसके बाद में ड्रॉ मेथड कॉल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया डेमो 7, आप देखो शो, फिर व्यू, फिर डिस्प्ले, और फिर ड्रॉ। क्लियर क्या यहाँ तक, है ना? आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार आप थोड़ा सा कोड देख लो। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। तो अब ये जो फंक्शनलिटी है, ये किसी फंक्शनलिटी थी आपकी सिंक्रोनस की, है ना। सिंक्रोनस मतलब कैसा, कि जहाँ पे ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन चल रही है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें अब असिंक्रोनस की फंक्शनलिटी, तो अगर आपको यहाँ पर असिंक्रोनस की फंक्शनलिटी अगर इंप्लीमेंट करना है, या असिंक्रोनस का कंसेप्ट अगर आपको बताना है, तो फिर आप उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइमर फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, है ना। अब एक चीज याद रखना कि अगर आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग परफॉर्म करना है, इफ यू वांट टू परफॉर्म असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, है ना, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में एक तो टाइमर फंक्शन का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, फिर एक कॉल बैक का कंसेप्ट आ जाता है ना, फिर प्रोमाइसिस का कंसेप्ट आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करती है, परफॉर्म करने का काम करती है। अभी जो मैंने आपको असिंक अवेट हो जाता है, तो ये भी सब क्या करते हैं, आपके असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने के रीजंस है, या इन सारी चीजों से अपन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं अभी इनिशियल लेवल पर, अब मुझे क्या देखना है, तो मुझे यहाँ पर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखना है, तो मैंने कॉल बैक तो पढ़ा नहीं है, मैंने असिंक अवेट नहीं पढ़ा, मैंने प्रोमाइसिस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। तो अभी सिर्फ अपन जो देख रहे हैं वो सिर्फ टाइमर फंक्शन देख रहे हैं, राइट। तो अब अगर अपन टाइमर फंक्शन की बात करें तो क्या और कैसे, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर
मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा बिफोर एग्जीक्यूशन, फिर मैंने लिखा आफ्टर एग्जीक्यूशन, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो ये शो लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर आया, मैंने लिखा सेट, और मैंने लिखा यहाँ पर टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर अपन क्या करेंगे, तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर शो। क्लियर है? सेट टाइम आउट के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर शो। और फिर अब अगर अपन बात करें तो मैं वापस से यहाँ पर आया और मैंने लिखा यहाँ पर सेट टाइम आउट, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ड्रॉ, और ड्रॉ के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर जो मैंने सेट टाइम आउट शो लिखा है ना, और यहाँ पर मैंने लिखा है सेट टाइम आउट ड्रॉ कॉमा 0। तब इसका मतलब क्या, तब इसका मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो 0 लिखा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी देर बाद ये वाला फंक्शन में क्या करूंगा, कॉल करूंगा। अगर आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर अब इसमें तो यहाँ पर आपने कॉमा करके कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर ये कब कॉल होगा, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या कंसिडर होगा, 0 ही कंसिडर होगा। आपने कॉमा करके 0 लिख दिया तो 0 है ही, और अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसिडर होगा, और उसको अपन बोलते हैं 0 टाइम डिले। तो क्या बोलते हैं अपन, 0 टाइम डिले। और अगर कॉमा करके अगर आप यहाँ पे कुछ लिख देते हो, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000, तो ये 1000 यहाँ पर मिली सेकेंड कंसिडर होते हैं, तो 1000 मिली सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड। अगर सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया है 7000 मिली सेकेंड, तो वी सिंपली रिप्रेजेंट 7 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, इनिशियली तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने पहले यहाँ पर कॉमा करके कुछ नहीं लिखा, मैंने फिर दूसरे में डिस्प्ले को कॉल करवा दिया और फिर मैंने ड्रॉ यहाँ पे 0 लिख दिया, राइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो अभी तक का जो अपना सीक्वेंस चल रहा था वो तो क्या चल रहा था कि शो चल रहा था, फिर व्यू, फिर डिस्प्ले और फिर ड्रॉ, है ना। अब अगर अपन बात करें कि यार अब क्या होगा, अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसको क्या करा है 8, और 8 करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो कुछ फर्क पड़ा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बिफोर एग्जीक्यूशन शो व्यू डिस्प्ले ड्रॉ और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये तो वैसा का वैसे ही प्रिंट हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन एक काम करते, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने 5000 दिया, या फिर मैंने इसको सेव किया था क्या पहले, एक बार मैंने इसको चलाते हैं यहाँ पे ना, इसमें कोई भी फर्क तो नहीं आ रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कॉमा करके कितना दिया, मैंने यहाँ पे 5000 दे दिया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ यार, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, बिफोर, फिर व्यू, डिस्प्ले, आफ्टर, ड्रॉ, शो। इसी में अगर मैं यहाँ पर, मैंने पहले भी 8 ही चलाया था ना, इसको सेव करके, इसको मैंने 8 करके इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। चेंजेस दिखे ना इसमें, है ना। यहाँ पर देखो वो पहले शायद तक अपन 7 चला रहे थे इसलिए कुछ चेंजेस नहीं दिखे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बिना टाइम के भी चलाया है, मैंने यहाँ पे इसको शो को डायरेक्टली चलाया है और मैंने यहाँ पे कॉमा 0 करके चलाया, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव किया, सेव करके जब अपन इसको चला रहे हैं तो आप देखो आउटपुट क्या मिल रहा है। बिफोर एग्जीक्यूशन तो मिलना ही था क्योंकि वो फर्स्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए रखा है शो, तो जिससे चलना था शो मेथड कॉल्ड, लेकिन वो शो मेथड चली क्या नहीं, यहाँ तो क्या आ गया है, व्यू आ गया पहली चीज। व्यू के बाद में फिर क्या आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्प्ले चल गया था तो व्यू आ गया, और व्यू के बाद में यहाँ पर फिर डिस्प्ले आ गया, राइट। अब उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो फिर क्या आ गया यहाँ पे, शो आ गया और फिर आ गया ड्रॉ। तो फिर शो आ गया मतलब कैसे, कि ये जो शो की एंट्री थी तो इसलिए शो आ गया, और फिर वो ड्रॉ यहाँ पे लिखा हुआ था तो वो ड्रॉ आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना। आपका एक क्वेश्चन ये हुआ कि सर हमने टाइम तो दिया ही नहीं था, अब जब टाइम दिया ही नहीं था तो उसको टाइम तो लगना ही नहीं था, तो डायरेक्टली हाथों हाथ उसको चला देना चाहिए था। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर उसको हाथों हाथ चला देना चाहिए था, बट उसने नहीं चलाया, तो वो इसलिए नहीं चलाया क्योंकि अगर टाइमर फंक्शन में आप कोई भी फंक्शन की कॉलिंग करते हो, भले से वो 0 टाइम डिले पर ही क्यों ना हो, तो वो उसको साइड में रख देता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन इंजन की ये होती है कि मैं जो इनिशियल बेस लेवल का जो कोड है पहले वो सब चला दूं, जो कंसोल है वो चला दूं, जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है वो चला दूं, और उसके बाद में टाइमर फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस देके रखे हुए हैं तो वो क्या करता है, इसमें कंसेप्ट आता है आपके इवेंट लूप का, है ना। एक कंसेप्ट होता है मैसेज क्यू, है ना। आप बोल सकते हो मैसेज क्यू होता है, फिर एक होता है आपका इवेंट क्यू होता है ना। फिर मैसेज क्यू को ही अपन कॉल बैक क्यू भी बोलते हैं,
है ना, फिर इवेंट लूप होता है, फिर उसके बाद में वेब एपीआई होता है आपका इसमें, है ना। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही ये आपका प्रोग्राम चला तो उस केस में उस इवेंट लूप ने क्या करा यहाँ पर, तो उस इवेंट लूप ने पहले ये देख लिया कि वहां पे जो इवेंट क्यू है उसमें जो टास्क थे उसने उसको तो चला दिया, लेकिन फिर ये जो टाइमर फंक्शंस आए हैं तो इसने इन टाइमर फंक्शंस को उठाकर वेब एपीआई में रख दिया। अब ये वेब एपीआई में रख दिया। अब वेब एपीआई में रखने के बाद में उसने फिर ये देखा कि जो यहाँ पे कॉल बैक क्यू होता है ना, कॉल बैक क्यू जो होता है तो वो कॉल बैक क्यू के अंदर फिर उस वेब एपीआई की डेटा को, फंक्शंस को उठाकर वो उसमें रखता है। और उसके बाद में फिर वो ये देखता है कि अगर मेरी इवेंट क्यू खाली हो गई है तो फिर वो फंक्शन को उठाकर उस इवेंट क्यू में रखता है और फिर उस इवेंट क्यू के फंक्शंस को वो चलाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, भले ही आपने 0 सेकंड दिया हो तो भी उसने क्या करा कि ये टाइमर फंक्शन में आया है ना, इसको साइड में करो। अब टाइम भले ही 0 है या कितना भी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी टाइमर फंक्शन में है तो उसको साइड में करो। तो उसको साइड में कर दिया, बाकी के कोड को चला दिया और फिर उसने उस सीक्वेंस से उसको चलाना चालू किया। तो ये क्या कहलाती है आपकी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जीरो के बाद अगर 1 रख देंगे तो पहले जीरो चल जाएगा, तो पहले 0 चल जाएगा, फिर 1 सेकंड आएगा तो 1 सेकंड वाला चल जाएगा। तो अगर अपन बात करें, अब जैसा आपने यहाँ पे देखा कि ये डिस्प्ले लिखा है, अब डिस्प्ले पर आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में ये व्यू दे के रखा हुआ है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने अभी लिख दिया सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पर व्यू की कॉलिंग कर दी, लेकिन वो कब करी आपने यहाँ पे 5 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो व्यू आया ही नहीं अभी तक, अब वो 5 सेकंड बाद में आएगा कि कंट्रोल वहां डिस्प्ले पर आ गया था और फिर उसके बाद में वो आखिर में आपका व्यू चला। अब आप बोलेंगे कि सर व्यू के वो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पैरेंथेसिस लगा दूं तो, अब अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दोगे तो देखो वो गड़बड़ करेगा, है ना। अब उसने देखो वहाँ पर उसको कंसिडर ही नहीं किया, है ना, आपने यहाँ पर उसको पैरेंथेसिस लगा दिया, ये यहाँ पे व्यू और ऐसा फंक्शन बना दिया, है ना, तो उसने उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो फिर अब अगर आपको वैसा लिखना है तो फिर उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा सही करना पड़ेगा आपको। आप कैसे लिखे उससे, आप एक काम ऐसा कर सकते हो, ये जो व्यू देके रखा हुआ है इसको मैंने ऐसे कट किया और मैंने इसके अंदर ही फंक्शन बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन बना के मैंने यहाँ पर इसके अंदर से फंक्शन की कॉलिंग कर दी। अब अगर आप ऐसा लिखकर इसको चलाते हैं, आपने इसको रिफ्रेश किया तो फिर वो प्रॉपर चलेगा जैसा बिना पैरेंथेसिस के आप चला रहे थे। समझ में आया? और अभी सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, सिर्फ एक हिंट तौर पे जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले आपको, है ना, समझाने के लिए, मैंने क्या बोला था अभी कि जो इवेंट क्यू है ना के अंदर आपके पास में टास्क आते हैं, है ना, फिर इवेंट लूप होता है, तो वो इवेंट लूप क्या करता है, तो वो इवेंट लूप यहाँ पर सिंपली ये देख लेता है कि टाइमर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसको वेब एपीआई में रख दो, और फिर उसके बाद में वेब एपीआई के अंदर जो फंक्शन आते हैं, है ना, तो वो क्या करता है कि वो वेब एपीआई के अंदर के जो फंक्शंस है, जो कॉल बैक्स है, उसको उठाकर वो किस में रख देता है, आपके कॉल बैक क्यू में रख देता है ना, या फिर मैसेज क्यू में रख देता है। तो अब वो कॉल बैक को उठाकर वहां रख देता है, तो अब ये कॉल बैक था क्या, कॉल बैक तो आपने कुछ बनाया ही नहीं ना, तो कॉल बैक था क्या, कॉल बैक तो आपने कुछ बनाया ही नहीं, तो जो आप कोड लिख रहे हो उसमें आपने कॉल बैक ही लिखा था। तो आप बोलोगे सर कहाँ लिखा था, तो ये जो आप लिख रहे हो कि आपने सेट टाइम आउट के अंदर ये जो फंक्शन बनाया है, ये जो लिखा हुआ जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपका कॉल बैक ही है। इफ यू पास फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, अगर आप किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन के अंदर पास करते हो, किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन के अंदर पास करते हो, तो वो आपका कॉल बैक ही कंसिडर होता है। Callback is a function which can pass as an argument inside any function calling. व्यू फंक्शन यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट है ना, सेट टाइम आउट में आप दो चीजें पास कर रहे थे, एक तो फंक्शन का नाम और एक आप टाइम पास कर रहे थे, तो आपने उसको क्या करा है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके लिख दिया है। अगर आप वहां पर वैसा नहीं भी लिखते, आप सिर्फ व्यू ही लिखते, तो उस केस में भी वो वहां पे क्या कंसिडर हो रहा था कि वो कॉल बैक ही कंसिडर हो रहा था, क्योंकि वो व्यू लिखने से हो क्या रहा था, व्यू लिखने से फंक्शन की ही तो कॉलिंग हो रही थी। तो वो जो व्यू था, तो वो व्यू से क्या हो रहा था, आपका फंक्शन ही वहां पर कॉल हो रहा था, ये उसके अंदर आता क्या, वहां पर फंक्शन ही आता। आप बोलेंगे सर कैसे फंक्शन ही आता, तो आप देखो ना यहाँ पर, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए,
आपने यहाँ पर आकर सिंपली अभी क्या लिखा था, आपने सिर्फ यहाँ पर अभी व्यू लिखा था। अब मैंने बोला कि अभी व्यू की जगह है ना, ये तो मैंने ऐसा व्यू लिखा था। अब व्यू की जगह अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा उठा कर रख देता क्या कि ऐसे कट किया यहाँ से और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर ही मैंने इसको ऐसा रख दिया। ठीक है, अब मैंने अगर ये ऐसा लिखा तो अब देखो यहाँ पे ये चलेगा क्या। अपन आते हैं यहाँ पे 9 नंबर का है, अपन यहाँ पर आए 9 नंबर लिखा, इसको चलाने की कोशिश करिए। अभी व्यू आना बाकी है, 5 सेकंड के बाद में व्यू भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे व्यू भी आ गया, मतलब आप उसको वैसे लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब आपने करा क्या यहाँ पे, सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन ही तो पास किया है ना। तो वो जो आप व्यू लिख रहे थे तो उससे भी तो कॉल तो फंक्शन ही हो रहा था, वो व्यू सिंपली रिप्रेजेंट तो उस फंक्शन को ही कर रहा था और वही फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट ही पास हो रहा है। वो लिखने का तरीका था वैसा, मतलब आप वहां पर अगर व्यू के आगे डायरेक्टली अगर फंक्शन लिखेंगे तो वहां से, तो अब व्यू के अंदर अगर आपने पैरेंथेसिस लगा दिए तो उससे तो ये होगा कि वो फंक्शन की कॉलिंग करेगा और वहां से वैल्यू ला कर देगा। और ये तो आपको भी पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म ये होता है कि कोई फंक्शन की कॉलिंग करोगे तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है अगर आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाया है तो इसका मतलब तो वो सेट टाइम आउट के अंदर दो पैरामीटर है जिसमें से एक तो अनडिफाइंड है और एक तो टाइम आ गया ना। अगर आपने व्यू लिखा, तो अगर आपने व्यू लिखा है तो व्यू और पैरेंथेसिस तो वो फंक्शन को कॉल करेगा, जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड लेकर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सेट टाइम आउट के अंदर मैं दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ जिसमें एक अनडिफाइंड पास कर रहा हूँ और एक में टाइम पास कर रहा हूँ, तो गलत ही है ना। तो भी गड़बड़ी होती ना, अब वहां से रिटर्न करवा देते तो आपने नंबर रिटर्न करवा दिया, तो सेट टाइम आउट के अंदर इधर भी नंबर आ गया और कॉमा करके इधर भी आपने टाइम दिया है, तो इतने टाइम बाद वो नंबर कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट करवाने के लिए तो आपको स्टेटमेंट ही चाहिए, तो सिंटैक्टिकली ही गड़बड़ है। तो इसलिए या तो आप डायरेक्टली सिर्फ नाम लिख दो पैरेंथेसिस के बिना, या फिर आप फंक्शन बना के उसके अंदर लिख दो। तो उससे क्या होगा कि अगर फंक्शन बना के आप लिखोगे और अगर वो अनडिफाइंड भी रिटर्न करेगा तो वो फंक्शन के अंदर आएगा। और सेट टाइम आउट तो यही बोलता है कि यहाँ पे दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट आना चाहिए जिसमें पहला होगा फंक्शन और दूसरा होगा आपका टाइम। ठीक है, टाइम के अलावा आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, बट पहले में तो वो फंक्शन की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर देगा, तो यहाँ पर वो फंक्शन ऐसे कंसिडर हो जाएगा। बस क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। कॉल बैक के बारे में मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए इनिशियल लेवल पर अभी बताया था, इसके आगे का कंसेप्ट कॉल बैक में तो अपन और भी आगे पढ़ेंगे, है ना। इसमें कुछ और भी वेरिएशन है असिंक्रोनस में, तो पहले वो असिंक्रोनस की वेरिएशंस में परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बाद में फिर आने वाले सेशंस में अपन कॉल बैक भी कवर अप करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।